नमस्ते प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेरा आपसे वादा है कि इस चैप्टर से आपका कोई भी डाउट मैं बचने नहीं दूंगा। तो प्यारे साथियों, बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं लाइट। मेरे प्यारे साथियों, लाइट में क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। प्यारे दोस्तों, लाइट एक ऐसा एनर्जी का रूप है जो हमें चीजों को देखने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी का प्रकार है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं और लाइट हमेशा सीधी ही लाइट में ट्रेवल करता है। क्या आपने देखा है कि मैं इस रूम में से बाहर की ओर देख लूं, फिर हमारी नजरें ऐसे घूम जाए? आपने कभी ऐसा इमेजिन किया होगा? तो ऐसा लाइट नहीं करती। लाइट हमेशा सीधी ही लाइन में ट्रेवल करती है। मेरे प्यारे साथियों, रे अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। लाइट का वो रास्ता जिससे वो ट्रेवल करती है, वो जो सीधा रास्ता होता है, उसको हम रे बोलते हैं। और बहुत सारी किरणों को मिलाकर एक बीम बनती है, बीम ऑफ लाइट। बीम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रेज। कई सारी किरणों का बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। तो प्यारे साथियों, आपको रे क्लियर हो गया होगा, बीम क्लियर हो गया, लाइट क्या होता है ये भी पता चल गया होगा। एक बार फिर से दोहराते हैं, लाइट क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, वो एनर्जी का रूप जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। और एक रे, एक किरण क्या होती है? वो सीधा रास्ता जिसके थ्रू लाइट चलती है। और बीम क्या होता है? बहुत सारी किरणों को मिलाकर के, बहुत सारी रेज को मिलाकर के एक बीम बनती है। यहां तक मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे साथियों, आपने बचपन में या कभी तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि एक शीशा लेकर के, एक मिरर लेकर के धूप में बैठे होंगे और किसी के चेहरे पर उसकी रिफ्लेक्शन मार रहे होंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो लाइट आई सीधी और वो शीशा जो मिरर है उससे टकराकर चली गई, यानी कि किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर लाइट का बाउंस बैक कर जाना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे प्यारे साथियों, व्हेन अ लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, लाइट आई, टकरा के चलेगी। तो दोस्तों, लाइट का टकराना ही रिफ्लेक्शन है। तो व्हेन अ लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ सरफेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। ये दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर, दूसरा डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें इमेज एकदम क्लियर मिलती है, एकदम स्मूथ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम शीशे में देखते हैं, हमारा चेहरा साफ दिखता है। हम शीशे का रिफ्लेक्शन किसी दीवार पर लगाते हैं, किसी के चेहरे पर लगाते हैं परेशान करने के लिए। घड़ी का रिफ्लेक्शन लगाते हैं दूसरे के चेहरे को टीज करने के लिए, परेशान कर लिया, आपने दोस्तों को परेशान किया होगा। वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमें इमेज साफ नहीं मिलती। हमें इमेज या तो ब्लर्ड मिलेगी या धुंधली मिलेगी या डिफ्यूज। इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में, आपने कोई धूप में अगर भगोना रखा हो, भगोना जिसमें पानी हो, है ना, तो लाइट आ रही हो तो आप दीवार पर देखोगे एकदम झिलमिलाता हुआ पानी का जो रिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मेरे प्यारे साथियों, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के भी। देखिए क्या होता है, ये है, मान के चलिए स्मूथ सरफेस, मान के चलिए ये शीशे का सरफेस है, मिरर का एक सरफेस है, कोई चिकनी सतह है एकदम। यहां से अगर कोई लाइट, आप मान के चलो लेजर लाइट आप मानो, तो लेजर लाइट अगर आप मानोगे या कोई किरण मानो, तो अगर कोई किरण आ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है वो उस किरण को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उस किरण को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। हम अपनी ओर से अगर एक परपेंडिकुलर माने तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर है स्मूथ सरफेस के, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। जो किरण आई है उसको इंसिडेंट रे, जो किरण बाउंस बैक होके गई है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब आपके सामने पहला नियम प्रस्तुत है। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल आई, ठीक। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप पहला नियम समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट कर रहे हैं इसको, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट कर रहे हैं। यहां पर आप समझ जाइए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा पहला नियम है रिफ्लेक्शन का। आपकी भली भांति समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ऐसा नहीं है ऐसा हो जाए कि भैया इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीन अलग अलग प्लेन हो गए, तो ऐसा नहीं है।
आप समझिए ये एक ही प्लेन पर होंगे, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आप दूसरा नियम भी समझ गए होंगे अच्छे से। मेरे प्यारे साथियों, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। जैसे हमारे पास एक है स्फीयर, ये सर्कल नहीं स्फीयर है। स्फीयर मतलब 3D सरफेस, बॉल की तरह, बॉल की तरह एक स्फीयर है। इसकी स्मूथ सरफेस है, आप अंदर से भी समझ लो, आप बाहर से भी समझ लो, ठीक है, एकदम चिलकनी इसकी सरफेस है। ये पूरा बॉल की तरह है। मैंने इसका इतना पार्ट, हमने इसका काट लिया, मान के चलो हमने इसका इतना पार्ट काट लिया, तो इतना जो पार्ट होगा ये इस तरीके से होगा, आप समझिए, ठीक है, इस तरीके से होगा। या तो अंदर की ओर हो सकती है चिकनी सतह, या बाहर की ओर भी हो सकती है चिकनी सतह। ये जो पार्ट है अगर बाहर से शाइनिंग है तो आउटवर्ड हो गया, अगर अंदर की ओर से शाइनिंग है तो इस तरीके से हो गया। तो अब यहां से इतनी बात समझने के बाद आप इस लाइन को पढ़िए। स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। स्फेरिकल मिरर आप समझ लीजिए ऐसे मिरर जो अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़े हुए हैं, ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, ऐसे मिरर्स का जो मतलब एक बड़ा स्फीयर है उसका ही एक पार्ट होते हैं। ऐसे मिरर्स जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक बड़े से स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। इसके बाद बेसिक टर्म्स है कुछ। पोल, सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस। मेरे प्यारे साथियों, जैसे हमने ये वाला पार्ट लिया, ये है, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट जो हुआ इसका, उसको हम पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। जैसे मैं मान के चलूं, जैसे हमने इसका ये पार्ट लिया था कुछ ऐसा, तो ये जो पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट, इनको हम इसको साइड से देख रहे हैं, तो इसका जो ये पॉइंट होगा इसको हम पोल कहेंगे। इसको P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं पोल को। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ऐसा स्फीयर जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी समझ में आ गया। बड़े स्फीयर का सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर की रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस इस पार्ट की, इस स्फेरिकल मिरर के, इस स्फेरिकल मिरर की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस होगी, इसके भी पार्ट की भी रेडियस होगी। मान के चलो मैंने ये साइड से लिया है, ये यहां से लेकर के यहां तक का टुकड़ा लिया है, तो याद रखिए इसका सेंटर ऑफ, इसका जो सेंटर है स्फीयर का, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इसका जो रेडियस है, रेडियस आप जानते हैं सेंटर से लेके बाउंड्री तक की दूरी, सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं। तो याद रखिए इस स्फीयर का रेडियस इस जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे प्यारे साथियों, एक इमेजिनरी लाइन आप सोचो, जो इसके पोल तो ये पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट से होती हुई कोई इमेजिनरी इनफाइनाइट लाइन आप सोचिए, वो जो लाइन होगी उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, जब किरणें, जब पैरेलल लाइन जब आती हैं तो कॉनकेव, देखिए आप जरा एक बात देखिए, अगर मैं पीछे की तरफ से पॉलिश कर दूं, पीछे की तरफ से पॉलिश कर दूं, तो इसकी चमकीली सतह इस तरफ होगी, इनवर्ड होगी, तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव कहते हैं। अगर ये जो मिरर है इसके मैं पीछे से अगर मैं पॉलिश कर दूं तो इसकी चमकीली सतह बाहर की ओर होगी, इसकी चमकीली सतह अंदर की ओर, इसकी चमकीली सतह बाहर की ओर। तो ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स। आप जरा एक बात देखिएगा, अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ये एक पॉइंट पर उन सभी किरणों को मिला देगा। कितनी भी किरण आए उनको एक पॉइंट पर मिला देगा। आप इतनी बात समझ लीजिए। तो ये तो कॉनकेव होगा जो इन सभी किरणों को मिला देगा। कॉन्वेक्स क्या करेगा? कॉन्वेक्स किरणों को फैला देगा। कॉन्वेक्स क्या करेगा? किरणों को फैला देगा। ये किरणों को फैला देता है और ऐसा लगता है कि ये सभी किरणें एक पॉइंट से फैली हुई है। ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट से बाहर निकल रही हैं, ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पर जाके मिल रही हैं,
और वहां से बाहर निकल रही है। तो याद रखिए कॉनकेव मिरर जो है किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर पहले तो किरणों को फैलाता है, लेकिन लगता ऐसा है कि किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही हैं वो सभी किरणें। तो वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर सभी किरणों को जाकर मिला देता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ऐसे ही ये बहुत सारी किरणें आई वो और ये डाइवर्ज हो गई, इधर उधर फैल गई, लेकिन लग ऐसा रहा है कि किसी एक पॉइंट से आ रही है। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं। पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज, यानी कॉनकेव में एक पॉइंट है जहां पर पैरेलल रे कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं। कॉन्वेक्स में देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये रहा, और अपीयर टू डाइवर्ज, और ऐसा लग रहा है कि यहां से डाइवर्ज हुई है उस पॉइंट से। तो याद रखना कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में फोकस पॉइंट क्या होता है, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, इसकी जो डिस्टेंस है पोल से, ये पोल हुआ, पोल से इसकी जो डिस्टेंस है फोकस की, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। भूलिएगा नहीं, यह है प्रिंसिपल फोकस, यह है पोल, पोल से प्रिंसिपल फोकस की दूरी फोकल लेंथ। यह है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यह है पोल, पोल से प्रिंसिपल फोकस की दूरी फोकल लेंथ। याद रखना फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे और ये जो पॉइंट है इसको कैपिटल एफ से। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपर्चर की। ये अपर्चर क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, इतना इतना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जितना भी डायमीटर होगा, ये जो स्फेरिकल जो भी सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो डायमीटर होगा इसको अपर्चर कहेंगे। ये सारी बातें आप समझे कि नहीं बताइए। एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम के साथ बताता हूं। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई भी एक लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। देखिए आसान भाषा में समझिए। जैसे मैंने यहां पर कोई कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, चलो कॉनकेव लेंस पीछे कर दी हमने पॉलिश, पीछे पॉलिश कर दी तो चमकीली सतह होगी अंदर की ओर, अंदर की ओर चमकीली सतह है, तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। देखिए ये हो गया इसका पोल, ठीक, ये हो गया इसका पोल। ध्यान दीजिए अगर किरणें आकर के हमारी यहाँ पर डाइवर्ज हो रही हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करेंगे, इसको एफ से, इसको पी से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल से होती हुई लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात याद रखिए, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दुगनी होती है फोकल लेंथ की, यानी कि r इज इक्वल टू 2f हम लिख सकते हैं। ये पूरी रेडियस है, यहां तक फोकल लेंथ है, तो ये जो पॉइंट होता है एग्जैक्टली बीच में होता है। यही केस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। क्या कि जो रेडियस होगी वो डबल होगी फोकल लेंथ की। इतनी बात आप समझ लीजिए। ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और याद रखिए यहां से यहां तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दुगनी होती है फोकल लेंथ की। इतनी बात आप समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो तरह के हमारे स्फेरिकल मिरर हैं, एक है कॉनकेव मिरर। प्यारे दोस्तों, केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा होती है अंदर की ओर। तो उसी से आप याद रखोगे कि जो लेंस, जो मिरर हैं, इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, रिफ्लेक्टिंग चमकीली सतह भीतर की ओर है, ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। प्यारे साथियों, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। फिर से समझिए, जिसकी चमकीली सतह अंदर की ओर है वो है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा मिरर और पीछे से हमने कर दी पॉलिश। पॉलिश को मैं ऐसे दिखाऊंगा और इस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। इतनी बात आप याद रखिए। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस बोलने का रीजन ये है क्योंकि वो किरणों को कन्वर्ज कर देता है, आपस में मिला देता है। तो देखिए ये किरणें आई, बीम ऑफ लाइट हमने गिराई, इसके ऊपर बहुत सारी लाइट गिराई, ये सभी को एक पॉइंट पर मिला देगा। वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये किरणों को एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉनकेव मिरर आप समझ गए होंगे, अंदर की ओर चमकीली सतह।
अंदर की ओर चमकीली सतह। इसके बाद नंबर है, मुझे पूरा भरोसा है कि सभी को कॉनकेव मिरर समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने कर दी पॉलिश, और इसकी जो चमकीली सतह है, जो चमक रही है, उस सतह, वो जो सतह है वो बाहर की ओर है इस तरीके से। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की ओर है, ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो बाहर की ओर है, बाहर की ओर उभरी हुई है, ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने बहुत सारी किरणें इसके ऊपर गिराई। ये क्या करेगा, ये किरणों को इधर उधर फैला देगा। किरणों को क्या कर देगा, ये इधर उधर फैला देगा। लेकिन लगेगा ऐसा कि किसी एक पॉइंट से ये बाहर आई हैं। ये जो किरणें बाहर आई हैं, ऐसा लगेगा कि उसी पॉइंट से ये आई हैं। जिस पॉइंट से ऐसा लगेगा, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को बनाने के लिए, कुछ इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बातें हमको जाननी होगी। तो समझिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। आप जैसा देख सकते हैं, मैं अगर नहीं भी लिखूं तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा मिरर है। देखिए, अंदर की ओर है, मैंने इस तरफ से पॉलिश कर रखी है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है तो कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है तो कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ये है पोल, ठीक, और यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देखिए, सबसे पहली बात ये कि कोई किरण आई, कोई किरण आई, जो रे आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। किरण आई, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से होके चली गई। प्रिंसिपल फोकस में, कॉन्वेक्स लेंस में ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आप जानते हैं ये है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। कोई किरण आई, डाइवर्ज हुई, लग ऐसा रहा है कि कहां से डाइवर्ज हुई है? फोकस से। ये स्ट्रेट लाइन लगेगी एकदम, ये क्या लगेगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई किरण आएगी तो फोकस से होके जाएगी कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में कोई किरण आएगी और जाएगी रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होके कि लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से होके आई है। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे होती हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और इन दोनों के बीच का पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। अब आप समझिए, कोई किरण फोकस से होके अगर गई है, कोई भी किरण, कोई भी रे अगर फोकस से होके गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। पैरेलल आप जानते हैं ना, एकदम समांतर, एकदम समांतर, यानी कि दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम रहे। जैसे कि आपकी कॉपी की जो लाइनें हैं वो सभी पैरेलल हैं, वैसे ही अगर कोई लाइन, कोई भी किरण फोकस से होके जा रही है, फोकस से पास होके जा रही है, तो याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी। दूसरी बात ये, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम ऐसे ही कहेंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के बीच का पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। कोई किरण आई, एक मिनट, सॉरी, यहां से देखिए, अगर कोई किरण ऐसा लग रहा है कि फोकस से हो, फोकस से टकरा ही जाएगी, ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जस्ट आ रही है, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होके चली जाएगी। कोई किरण आई, ऐसा लग रहा है कि फोकस के होके जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट जब होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एक बार फिर से मैं इन दोनों पॉइंटों को दोहराता हूं। सिंपल सी बात है, किरण आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली गई कॉनकेव मिरर में। किरण आई
और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई कि लग रहा है फोकस से हुई कॉन्वेक्स मिरर में। और यहां कॉनकेव मिरर में आप समझेंगे कोई किरण आई फोकस से होके गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके। यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए कोई किरण आई ऐसा लग रहा है फोकस से टकरा ही जाएगी मानो, और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। कुछ और बातें भी है उनको भी जानते हैं। तीसरी बात देखिए जरा सभी साथी इधर ध्यान दीजिए और आप नोट करते भी चलें। तीसरी बात यह है हमारा कॉनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है सेंटर, ये है प्रिंसिपल फोकस। मेरे प्यारे साथियों अगर कोई किरण अगर कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई जाएगी, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई जाएगी तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी। इस बात को सही बच्चे जरा समझ लें, जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से ही लौट जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी होगी। ये प्रिंसिपल ये तो पोल है, ये पोल लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, इधर देखो। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल फोकस। देखिए अगर कोई किरण ऐसा लग रहा है कि सेंटर की ओर ही टकरा जाएगी, ऐसा लग रहा है कि सेंटर को टकरा जाएगी, सेंटर को हिट कर देगी ऐसा लग रहा है, तो वो जो किरण है वो जैसी आई थी वैसी चली जाएगी। ये जो बात है दोनों में ही फॉलो होती है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। अगर कोई किरण ऐसा सेंटर से होके जाएगी कॉनकेव में तो उसी रास्ते से चली जाएगी। कॉन्वेक्स में हम ये कहेंगे कोई किरण ऐसा लग रहा है कि सेंटर से होके जाएगी, वो जो किरण है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी रास्ते पर। ठीक, इतनी बात। चौथी बात आप समझेंगे, चौथी बात आप ध्यान देंगे, ये तीसरी है चौथी। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमने कर दी पॉलिश, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई किरण आ रही है पोल से टकरा रही है, कोई किरण आई पोल से टकराई, तो याद रखिएगा जो जिस एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। याद रखिएगा I बराबर R। ऐसा ही केस बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा देखिए, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल फोकस। क्या होगा कि अगर कोई किरण पोल से टकरा रही, जिस एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ टकराएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जितना यहाँ एंगल होगा उतना ही यहाँ। इस केस में भी सेम ही होगा, जितना एंगल यहाँ जितना एंगल यहाँ। इसी एंगल पर आई है इसी एंगल पर लौट जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वो जो नियम बताया था उसी को फॉलो कर रही है। अगर पोल से होकर टकराएगी तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल पर लौट जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। सबसे पहले देखिए हम कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, स्क्रीन पर या कैसे हमारी इमेज बनने वाली है, ये हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के सामने इन्फानाइट पर कोई ऑब्जेक्ट जब रखते हैं तो किरणें आती हैं पैरेलल कॉनकेव मिरर पर, स्ट्राइक जब करती हैं तो याद रखना मैंने अभी कुछ देर पहले आपको नियम बताया था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई किरणें आएंगी तो फोकस से होकर के जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। साइज क्या रहने वाला है, साइज इसका रहने वाला है हाईली डिमिनाइज्ड, साइज रहने वाला है डिमिनाइज्ड। नेचर क्या रहने वाला है, नेचर इसका क्या रहने वाला है, नेचर रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड। आप सभी बच्चे याद रखेंगे, आप सभी साथी मेरे प्यारे साथी याद रखेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर। साइज रहने वाला है डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज का। नेचर क्या रहने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम ऑब्जेक्ट रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक किरण हम पैरेलल गुजारेंगे,
पैरेलल गुजारने के बाद फोकस से होकर के जाएगी, पैरेलल अब प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी तो फोकस से होकर के वापस जाएगी। फिर हम एक किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजारते हैं। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी किरण होके जाती है तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ऐसे गई, ऐसे वापस आई। हम देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर है। इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो C और F के बीच में बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो ऑब्जेक्ट हमारी जो इमेज है वो बन रही है C और F के बीच में, C और F के बीच में। साइज क्या रहने वाला बताइए? साइज रहने वाला डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट से कम साइज का, ऑब्जेक्ट इतना साइज इतना, ठीक है, साइज डिमिनाइज्ड। नेचर के क्या होने वाला है इसका? नेचर रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। इन्वर्टेड, किसी आदमी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो आदमी सीधा ऐसे होता है, आदमी सीधा ऐसे होता है, इसको एकदम इरेक्ट बोलेंगे। और उल्टा इन्वर्टेड अगर मैं बोल दूं तो इन्वर्टेड आदमी कुछ ऐसा दिखेगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? ये इन्वर्टेड है, ये इरेक्ट है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड नेचर इसका क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार फिर से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनेगी C और F के बीच में, और साइज रहने वाला है डिमिनाइज्ड, नेचर रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जब कोई ऑब्जेक्ट C के पीछे है, एक किरण आप पैरेलल गुजारिए, एक किरण आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारिए। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये तीसरा केस है। तीसरे केस, पहले केस में हमने इनफाइनाइट पर रखा, दूसरे केस में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा। अब हम ऑब्जेक्ट को पास लेते आ रहे हैं तो इनफाइनाइट के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, उसके बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। अब C पर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो एक किरण जाएगी सीधी, फोकस से होकर वापस जाएगी। किरण गई सीधी, फोकस से होकर वापस गई। फिर एक किरण गुजारो फोकस से और वो जाएगी वापस से पैरेलल। याद रखिए, ये मैं हाथ से बना रहा हूं, नहीं तो ये एकदम से यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी और इस तरीके से इमेज हमारी बनेगी। इमेज बन रही है उल्टी। साइज क्या रहने वाला बताइए? साइज इसका रहने वाला सेम साइज। क्या रहने वाला था? सेम साइज। जैसे ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज तो इमेज का रहेगा। नेचर क्या रहेगा? नेचर रहेगा रियल एंड नेचर रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, मैं ऑब्जेक्ट को पास लेते आ रहा हूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने के बाद मैं C और F के बीच में रखूंगा। C और F के जब मैं बीच में रखूंगा तो एक किरण को गुजारूंगा मैं पैरेलल, फोकस से होकर जाएगी। फिर एक किरण को गुजारूंगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में। जैसे जा रही है वैसे ही वापस आएगी। जब हम देखते हैं तो ये जो है इनका इंटरसेक्शन पीछे की ओर रहता है। आप स्केल से बनाइएगा तो आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिलेगी। आप एक किरण गुजारोगे पैरेलल, फोकस से होके जाएगी। आप एक किरण गुजारोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, वो यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेगी। तो हम देखते हैं कि भैया जो साइज है वो तो इनलार्ज्ड हुआ है, इनलार्ज्ड हुआ है, और जो नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? वीडियो चल भी रही है या नहीं? हाँ, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्रिंसिपल फोकस पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल फोकस पर। एक लाइन आप इसके पैरेलल गुजारिए, फोकस से होके जाएगी। वेरी गुड। एक लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में निकालिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में निकालेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि इनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। यानी कि इस केस में ये जो फोकस पर जब हम रखेंगे, इस केस को आप स्पेशल याद रखेंगे कि इमेज तो फॉर्म हो ही नहीं रही है, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज तो बन ही नहीं रही। इस केस में इमेज नहीं बनी। तो चलिए सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट केस को समझ लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के जब बीच में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैसे? कि एक किरण गुजारोगे आप पैरेलल, वो फोकस से होके जाएगी। एक किरण गुजारोगे आप पोल से, उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। आप देखते हो कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो
मिरर के पीछे बनता है। और मेरे प्यारे साथियों, यही एक इकलौता केस कौन के मिरर में ऐसा है जिसमें इमेज मिरर के पीछे बन रही है। तो याद रखना, इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या रहने वाला है? साइज आप देख सकते हैं, इत्तू सा तो ऑब्जेक्ट है और इमेज इत्तू सी है, तो साइज भैया एनलार्ज है, एनलार्ज। साइज एनलार्ज है और नेचर क्या है? नेचर क्या है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधा, मैंने जैसा अभी आपको आदमी बना के दिखाया था। वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर है, साइज है इनलार्ज। इस केस को आप याद रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है मिरर के पीछे, मिरर के पीछे इमेज बनती है, साइज इनलार्ज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर होता है। क्या आप इतनी बात? मेरे प्यारे साथियों, अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज हैं। तो सबसे पहला टॉर्च। टॉर्च के अंदर जो मिरर यूज होता है, जो टॉर्च का जो बल्ब होता है, जैसे टॉर्च का ये बल्ब है, ये इसका पूरा जो आउटर इसका जो रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये लाइट स्प्रेड करता है हर जगह और ये फिर ऐसे एक जगह पर इकट्ठा करके एक बीम ऑफ लाइट क्रिएट करता है। तो प्यारे साथी, आप याद रखेंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है? टॉर्च में, सर्च लाइट में। दूसरा, व्हीकल्स हेडलाइट, जो आगे की लाइट होती है व्हीकल्स की, कार की, है ना, तो वो व्हीकल्स की हेडलाइट में भी इस्तेमाल इसी तरीके से बीम प्रोड्यूस करता है। एक सेविंग मिरर। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मिरर बनवाई, इमेज बनवाई थी, उसमें आप देखते हैं कि मैंने सबसे जो लास्ट में करवाया था, कॉनकेव मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और बड़ी बनती है। तो उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए सेविंग मिरर में जब आप देखोगे पास से, तो हमारा चेहरा काफी बड़ा नजर आता है, सीधा नजर आता है। तो सेविंग मिरर, मेकअप मिरर कह लो आप। डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो दांत देखने के लिए इस्तेमाल होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। सोलर फर्नेस यानी कि सूरज की भट्टी किस तरीके से बनाते हैं? एक एक पूरा तसला जैसा बना लेते हैं, एक तसला जैसा बना लेते हैं, बिल्कुल अंदर पूरा मिरर मिरर रहता है और उसके फोकस पॉइंट पर एक यहाँ पर स्टैंड लगा देते हैं। फिर जब सूरज की किरणें आती है, सभी इकट्ठी होकर के इस पॉइंट पर गिरती है, ये पॉइंट बहुत हीट हो जाता है और यहाँ पर उसे हम चाय वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो ये होता है सोलर फर्नेस। ये सभी कॉनकेव मिरर की यूजेस हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फाइनाइट पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर रखा जाएगा तो इसकी रेज आएंगी एकदम स्ट्रेट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और ये डाइवर्ज ऐसे होंगी, ये डाइवर्ज इस तरीके से होंगी, लगेगा ऐसे कि ये फोकस से होकर के आई हैं। तो हमारी इमेज बनेगी एट फोकस पर। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। नेचर क्या रहने वाला है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब शीशे के अंदर। साइज क्या रहने वाला? हाईली डिमिनाइज्ड, यानी बहुत छोटी, हाईली डिमिनाइज्ड रहने वाला है। अब देखिए, पहला केस है इनफाइनाइट पर वस्तु रखेंगे। दूसरा केस ये है कि हम इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें। इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या बनेगा? एक किरण गुजारेंगे हम इसके पैरेलल और इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि लगेगा फोकस से होकर के आई है। दूसरी हम गुजारेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, जैसे आई है वैसे ही डाइवर्ज हो जाएगी, यानी यहीं से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और लगेगा ऐसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर होगा, यानी कि इमेज हमारी यहीं बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, इमेज बनेगी फोकस से पहले, छोटी बनेगी। नेचर क्या रहने वाला है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज रहने वाला है डिमिनाइज्ड, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट इतना है, साइज इसका इतना है, डिमिनाइज्ड। मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों केसेस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा हमने इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगी फोकस पर, नेचर रहेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट और साइज क्या रहने वाला है? हाईली डिमिनाइज्ड। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनती है दो ही प्रकार से बनती है, एक इनफाइनाइट पर और एक इनफाइनाइट और पोल के बीच में।
यही दो आपको याद रखनी है। और एक और बात याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही दिखेगा और डिमिनाइज्ड ही दिखेगा, इस बात को कभी मत भूलिएगा। याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो डिमिनाइज्ड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, हमेशा सीधा दिखाई देता है। ये कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। आपने बाइक के शीशे देखे होंगे और उस बाइक्स के शीशों पर देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपने जरूर देखा होगा। इसका मतलब यह है कि जो असल में वस्तु है उससे छोटा उस शीशे में नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा चीजों को छोटा दिखाता है और सीधा दिखाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर ही सबसे ज्यादा यूजफुल है शीशों को लगाने के लिए। अगर आप कॉनकेव लगा दोगे कॉन्वेक्स की जगह पर तो आपको उल्टा दिखेगा, पास का तो बड़ा दिखेगा लेकिन दूर का उल्टा दिखेगा। तो याद रखिए, हमारे जो साइड मिरर रहते हैं, साइड मिरर्स में हमेशा हम कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। याद रखिए इस वाली बात को। अगर आपसे पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या है तो आप बता दीजिएगा कि व्हीकल्स के जो साइड मिरर रहते हैं, विंग मिरर, रियर व्यू मिरर जिनको बोलते हैं, वो उसी में इस्तेमाल होते हैं। सभी मेरे साथी ध्यान से सुनेंगे। आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में तो सुना होगा। कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये ओरिजिन, आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप देख लीजिए। 1 2 3, इस तरफ जो डायरेक्शन रहती है वो प्लस की रहती है, 4 एंड सो ऑन। इस तरफ जो डायरेक्शन रहती है ये ओरिजिन 0,0 रहता है इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। याद रखिए एक्स एक्सिस पर इस तरफ, ध्यान दीजिए, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस का, और नीचे की तरफ हम जाते हैं तो माइनस में साइन रहते हैं हमारे, -3 -4 एंड सो ऑन। और इस तरफ जाते हैं तो प्लस के 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से मिरर में भी इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताता हूं। पहले तो इतना याद रखिए कि इस तरफ जो भी चीज जा रही है वो प्लस में, इस तरफ जो भी चीज जा रही है वो माइनस में, इस तरफ जा रही है वो माइनस में, इस तरफ ऊपर जा रही है तो प्लस में। चलिए अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान दीजिए। अभी हम लेते हैं एक कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर, ठीक। ये है हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, और इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल फोकस, ये है पोल। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इस तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो प्लस में लेंगे, इस तरफ कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो माइनस में लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऊपर की ओर अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको प्लस में लेंगे, नीचे की ओर कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव में लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है। कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। मैं कॉन्वेक्स को एक बार लेके बताता हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। मेरे प्यारे साथियों, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपसे कहा था कि इस तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करो वो प्लस लेंगे, इस तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करो वो माइनस लेंगे, और ऊपर की ओर जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो प्लस की लेंगे, और नीचे की ओर जो भी डिस्टेंस लोगे वो आप माइनस लोगे। बशर्ते आप ये मानोगे कि पोल हमारा ओरिजिन पर है। आप मानोगे कि पोल हमारा ओरिजिन पर है तो इस तरफ डिस्टेंस प्लस की हुई, इस तरफ डिस्टेंस माइनस की हुई, ऊपर की ओर प्लस का हुआ, नीचे की ओर माइनस का हुआ। बस इतना आपको याद रखना है। इतना याद रखने के बाद आप ये बता पाओगे कि ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है, ये जो फोकल लेंथ होगी वो माइनस में मेजर की जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। क्यों? आपको पता लग ही गया। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ प्लस में ली जाती है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में ली जाती है। क्यों? आपको पता चली गया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में माइनस लेते हैं, इस डायरेक्शन में प्लस लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में प्लस लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन में माइनस लेते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे, हमेशा इस राइट साइड रखेंगे, मिरर के फ्रंट में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा माइनस में लेंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे प्यारे साथी, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को जानने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा, मान के चलो ये हमारा एक मिरर है, कौन के मिरर लेते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस। आप अगर ऑब्जेक्ट को लेते हो, ठीक,
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट के जो पोल की जो डिस्टेंस है, इस मिरर से जो डिस्टेंस है, उसको हम यू लेते हैं। क्या लेते हैं? यू मानते हैं। यू क्या है आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। यू हम किसको मान रहे हैं? कि ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी को हम यू कह रहे हैं। हमारी इमेज कहीं पर भी बन रही है, मान के चलो हमारी इमेज यहाँ बन रही है, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी इसको हम वी कहेंगे। इमेज की डिस्टेंस को वी कहेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू कहेंगे। किससे? मिरर से। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी u है, मिरर से इमेज की दूरी v है, इमेज का डिस्टेंस v है। ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई। और एक और बात याद रखिए, इसकी जितनी भी हाइट है, इसकी जितनी भी हाइट है यहां से लेकर के यहां तक, उसको हम कहेंगे h। और इसकी जितनी इमेज जो बनी है, जो हमारी इमेज बनी है, उसकी जो भी हाइट होगी हम उसको h डैश कहेंगे। इन दोनों बातों को अगर आप समझ गए हम, तो फॉर्मूला होता है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इन दोनों फॉर्मूलेज को आप याद रखोगे। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एक फॉर्मूला ये है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मैग्निफिकेशन होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, -kv अपॉन u। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों को याद करिए, इन दोनों को याद रखिए। मैं आगे आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ इन्हीं के बेसिस पर। आप एक बार उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये दो फॉर्मूले, इनको याद रखिए। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन बराबर h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -kv अपॉन u। इन दोनों फॉर्मूले के बाद चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। एक कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, यानी किसी कार के पीछे हमारा एक मिरर लगा हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का है। याद रखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का है। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। और जो यू है यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, भाई बस एक ऑब्जेक्ट है तो उसको यू लेंगे, उसका डिस्टेंस क्या है? यू की वैल्यू है हमारी 5 मीटर। याद रखिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा, मान के चलो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये है हमारा एफ प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जैसे कि बताया था कि ऑब्जेक्ट हम इस तरफ लेते हैं, तो मैंने अभी साइन कन्वेंशन में आपको बताया था कि इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है, उस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो याद रखिए u इक्वल टू -5 मीटर आप लिखोगे, u इक्वल टू -5 लिखोगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरफ कितने की है? 3 की। अभी मैं करा नहीं रहा, आप करिए, बस मैं थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई वे में इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ पहले। तो आप यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 का आधा 1.5, 1.5 मीटर। उस तरफ है तो प्लस की ही होगी, और u हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेते हैं तो इस तरफ नेगेटिव में, तो u की वैल्यू नेगेटिव। अब आपके पास f है, सॉरी मैंने ये f r के बराबर लिख दिया, f इज इक्वल टू 1.5 मीटर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर है, u की वैल्यू ये है। आपको निकालना है v और मैग्निफिकेशन। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार सभी साथी ट्राई कर लेंगे। कॉपी के साथ बैठे हैं ना सभी? देखो मैं आपको समझाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू है 1.5, 1/u, u की वैल्यू हमारी है -5, प्लस 1/v तो निकालना ही है। अब 1/v क्या करेगा? इसको इधर भगाएगा, इसको इधर भगाएगा, तो 1/1.5, ये माइनस का इस तरफ हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/v की वैल्यू आने वाली है, इन दोनों को जोड़ दो, देखो पॉइंट को हटाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे तो 10/15 हो जाएगा। इनका एलसीएम 15, 15 एकन 15 तो 10, प्लस 5 दिया 15 3, 13/15, 13/15 बराबर 1/v। तो v की वैल्यू हमारी आई है 13/15। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 15/13। आप जिसको आगे सॉल्व जब करोगे तो आएगा v की वैल्यू 1.15 के अराउंड, इसके आसपास आपकी वैल्यू आएगी 1.15 मीटर। हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारी v यानी कि इमेज की डिस्टेंस, इससे इमेज की डिस्टेंस 1.15 मीटर होगी। प्लस में वैल्यू आई है तो इसका मतलब उस तरफ बिहाइंड द मिरर
1.5 मीटर बनेगी हमारी इमेज। अब इमेज की डिस्टेंस तो आ गई, हमें पोजीशन तो पता चल गई, नेचर क्या रहने वाला है। तो मेरे प्यारे साथी हमेशा याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनती है। तो नेचर क्या रहने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब हमारी v की वैल्यू प्लस की आई है तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट बने, जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है वो इसके अंदर होगी, है ना, अंदर होगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर है। साइज क्या रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h'/h। हमारे पास दोनों ही नहीं, ना तो हमारे पास हाइट है इमेज की, ना तो हमारे पास हाइट है ऑब्जेक्ट की, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है -kb/u। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने माइनस का v की वैल्यू है हमारी 1.15 मीटर अपॉन u की वैल्यू हमारी पहले से दे रखी है -5, तो -5 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1.15/5। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे साथियों आएगा 0.23। इसकी यूनिट नहीं होती क्योंकि मैग्निफिकेशन महज एक रेशियो है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि मैग्निफिकेशन हाइट का रेशियो है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, तो रेशियो का तो कोई भी यूनिट नहीं रहती। अब मैग्निफिकेशन 0.23 इसका कुछ अपने मायने हैं, इसके कुछ मतलब है। मतलब क्या है, जैसे मान के चलो अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 होता, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब ये है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन 2 आता, मेरे प्यारे साथियों अगर मैग्निफिकेशन हमारा 2 आता, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा है ना उसके डबल हमारी इमेज है। मान के चलो 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर की बनेगी इमेज की, तो हमारा मैग्निफिकेशन 0.23 है। इसका मतलब इमेज जितनी भी जो ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा होगा उसका 0.23 टाइम्स हमारी इमेज होगी। मैग्निफिकेशन का ये मतलब है। क्या मेरे प्यारे साथी समझ में आया? चलिए मेरा आपसे एक सवाल है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 3, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है 3। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो है हमारी 5 की, तो बताइए इमेज की हाइट क्या होगी? सोच के जवाब दीजिए, कमेंट कर दीजिए जरा। करते हैं इस सवाल को एक बार पढ़िए समझिए, इसके बाद मैं आपको सवाल को समझाता हूँ। इसको पॉज करके एक बार समझ लीजिए। An object of 4 cm in size is placed at 25 cm in front of concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. देखिए क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से मेजर करते हैं, और याद रखिए मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे ये कोई हमारा मिरर है ना, अगर कार्टेशियन प्लेन होता तो ऊपर की ओर जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं प्लस में करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को भी हम प्लस में करेंगे, तो h की वैल्यू हमारी प्लस में रहेगी 4 सेंटीमीटर की। ठीक, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू है इस तरफ हम रख रहे हैं। प्यारे साथियों इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इस तरफ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अगर हमारा मिरर यहाँ पर है, कोई सा भी मान लो कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी मिरर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख रहे हैं तो u की वैल्यू हमेशा माइनस में लोगे। इस तरफ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन में इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ प्लस के नंबर्स होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स की तरफ नेगेटिव वैल्यू, तो u की वैल्यू आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ देखो, कॉनकेव मिरर के सामने कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा कॉन्वेक्स और ये हमारा कॉनकेव मिरर, देखिए ध्यान से, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ मेजर कर जाएगी, तो याद रखिए कॉन्वेक्स की होती है प्लस में फोकल लेंथ, इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। यह है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है इस तरफ, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को आप हमेशा माइनस में लोगे। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा किस में दी जाएगी? माइनस में। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में, तो f = 2 क्या लिखोगे? -15 सेंटीमीटर। इतनी बात आप समझे कि नहीं बताइए। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा प्लस में ली जाएगी क्योंकि उस तरफ मेजर करी गई है, उस तरफ प्लस के नंबर्स होते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था साइन कन्वेंशन में। और इसकी फोकल लेंथ इस तरफ होती है, यानी कि इस तरफ तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर हुई। अब ये कह रहा है कि स्क्रीन को कहाँ पर लगाएं कि इमेज हमें शार्प मिले, यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस बताना है। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस यानी कि v की वैल्यू पूछ रहे हैं, v की वैल्यू बतानी है।
और हमको नेचर बताना है, साइज बताना है, यानी कि एच डैश बताना है। नेचर तो अपने आप पता चल जाएगा अभी, नेचर तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, मैं बताऊंगा कैसे पता चलता है। देखिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, फिर हम इसको करवाते हैं। देखिए मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। लगाते हैं फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v। सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा दीजिए 1/f, f की जगह पर f रखो, f की वैल्यू क्या है -15, 1/u, u की वैल्यू क्या है -25, प्लस 1/v, v तो निकालना ही है, इसको इधर भेज दो। 1/v ने इन दोनों को, इसको भगा दिया इधर, -15 इस तरफ हो जाएगा प्लस का 1/25। मेरे प्यारे साथियों इसके बाद इसको निकालेंगे, इनका एलसीएम होगा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 होगा, इसका भाग देंगे इसमें, 15 पंजे 75 माइनस का 5 आएगा, प्लस आएगा 3 बार बराबर 1/v। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आएगा -5 प्लस का 8 तो आएगा -2, -2/75 बराबर 1/v। इन दोनों का माइनस हो जाएगा, -2 आएगा, -2/75। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/v की वैल्यू है -2/75। इन दोनों को जब रेसिप्रोकल करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -75/2, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी 75 का आधा होता है 37.5, 37.5 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे साथियों माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब हमारा जो कॉनकेव मिरर था, इस तरफ की जो डिस्टेंसेस थे, इस तरफ जो डिस्टेंस आएंगे वो सभी माइनस में आएंगे, यानी कि हमारी इमेज 37.5 सेंटीमीटर दूर, इस तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ 37.5 सेंटीमीटर दूर हमारी इमेज बनेगी। माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब डिस्टेंस हमारी इस तरफ है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से 37.5 सेंटीमीटर दूर है। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात इसका नेचर हमें यहीं से पता चल गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, सिवाय एक पोजीशन को छोड़ के, जब फोकस और पोल के बीच में होता है, उस पोजीशन को छोड़ के बाकी सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही उसका नेचर रहता है। कॉनकेव मिरर के सामने जितनी भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेंगी, सिवाय पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है, 37.5 सेंटीमीटर दूर है, 37.5 सेंटीमीटर इससे दूर है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और हमारी ऑब्जेक्ट इतनी दूर बन रही है। साइज निकालते हैं। साइज निकालने के लिए हमको मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h। हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है क्या? बिल्कुल है, h' नहीं है, h' निकालनी होगी। एक और फॉर्मूला होता है इसका, -v/u, इसे निकालते हैं। h' हमको नहीं पता, h' निकालना है। h की वैल्यू है हमारी 4, h की वैल्यू है 4 = माइनस का v/u, माइनस का v की वैल्यू है -37.5, u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है -25। माइनस से माइनस ये वाला खत्म, लेकिन -1 रह जाएगा। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h' क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो देखो 25h' = 37.5 गुणा 4 माइनस का, मेरे प्यारे साथियों h' = 37.5 माइनस का 37.5 गुणा 4/25। h' की वैल्यू आएगी यहाँ पर -6। मेरे प्यारे साथियों यहाँ से भी एक बात पता चलती है, h' की वैल्यू -6 है। याद रखिए माइनस की h' की वैल्यू आई है, इसका मतलब हमने डिस्टेंस को इस तरीके से मेजर किया है। याद रखिए इस तरफ मेजर करते हैं तभी वैल्यू माइनस की आती है, यानी कि हमारी इमेज इन्वर्टेड है। यहाँ से भी हम कह सकते हैं। तो हमारी इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड है। और देखो ये 4 है, ये 6 है, इनलार्ज्ड है, साइज बड़ा हुआ है। तो हमको सारी चीज़ें पता चल गई। ये पोजीशन है, ये हमारी इमेज का साइज है, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब ये है वास्तव में इमेज हमको मिल रही है और उल्टी मिल रही है। वास्तव में हम स्क्रीन पर इमेज ले सकते हैं, वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि वो मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं जो किसी से में दिखाई देती है, स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती।